हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 5। तो इस समय आपका चल रहा बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जब तक आप अनसॉल्व पेपर को नहीं समझोगे आप ठीक प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कोई क्रम नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको जब बुक लेवल पे पढ़ाया था, यानी कि आपको पहले सेंट्रल आइडिया लिखाए थे, फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन कराए थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ भी आ जाता है आपका, जैसे कि अभी क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया का आया, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो टर्न होता है वो चेंज होता रहता है, जिससे कि हमारी जो तैयारी होती है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। ठीक है, और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 5। तो आज इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा तीसरा पार्ट? और सेक्शन ए, यानी कहें तो सेक्शन ए का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, मात्र 3 पार्ट में ही आपका एक सेक्शन खत्म हो जाता है और बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाता है। तो आज जो डिस्कस होगा वो क्या होगा, जिसमें आपको 7वां और 8वां क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। कौन सा? 7वां और 8वां। कहें तो ये मान लीजिए इस टॉपिक में कम से कम आपको 11 से 12 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आप इसको ठीक प्रकार से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोइम, यानी किसी भी एक पोइम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्या करना है? किसी एक पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। लेकिन इसमें आपको 3 दिए होते हैं। कितने दिए होते हैं? 3, यानी कि 1, 2 और 3। तो देखो, हम इस वीडियो में अगर हम तीनों को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा नहीं होगा, और समय वेस्ट होगा तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इस तरह से हम केवल इसमें एक को ही डिस्कस करेंगे। बाकी यदि आप दोनों को, दूसरे जो बच्चे हैं उनको देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी मिल जाएंगे। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया है उसमें और बहुत ही विस्तार से किया है, जिसमें आपको सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे कौन से देख लेते हैं। एलिमेंट है पहला इसमें, जैसे कि एक रोना या बिलाप कह सकते हैं, या दुखी होना या परेशान होना। दूसरा है इसमें आपका माई हेवन, यानी कि मेरा स्वर्ग। ठीक है, तीसरा है इसमें द सॉन्ग ऑफ द फ्री। कौन सा है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो इस तरह से आपको 3 दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसको माई हेवन को ही डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो पहला आपका पेपर था उसमें हमने आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री को डिस्कस किया था, उससे पहले जो था उसमें लेमेंट को किया था। इस तरह से आपके तीनों ही डिस्कस हो जाएंगे। और मैं ये समझाता हूँ आपको कि इस तरह से आपके जो भी होंगे, यानी कि इस तरह से यही क्रम चलता रहा तो आपके जितने भी आपके सेंट्रल आइडिया होंगे, जितनी भी पोइम होंगी, सभी डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा है? माई हेवन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोइम है और इन्होंने देश के बारे में इसमें बताया है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेकंड नंबर है माई हेवन, यानी कि मेरा स्वर्ग। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि कविता के क्या है? मुख्य बिंदु। ठीक है, तो इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, कौन सी कविता में? माई हेवन, यानी कि जो मेरा स्वर्ग जो कविता है उसमें क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर मेक्स एन अपील, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जो इसके पोइट हैं वो क्या करते हैं? एक अपील करते हैं टू गॉड। किससे? भगवान से। भगवान से एक अपील करते हैं टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, है ना। यानी वो क्या कहते हैं? भगवान से अपील करते हैं, मांग करते हैं टू मेक हिज कंट्री, यानी कि देश को बना दीजिए ग्रेट। कैसा बना दीजिए? महान बना दीजिए। इन ऑल फील्ड्स, प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि जो देश है हमारा उसे प्रत्येक क्षेत्र में क्या बना दीजिए? महान बना दीजिए। ठीक है, आगे फिर क्या कहते हैं देखते हैं इसको।
एंड और ही प्रेजेंट्स वह प्रस्तुत करते हैं एन आइडियल पिक्चर एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करते हैं ऑफ फ्री इंडिया बिफोर अस। कहाँ पर? यानी कि एक स्वतंत्र भारत की एक तस्वीर हमारे सामने क्या करते हैं? पेश करते हैं। ठीक है। एंड द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। द पीपुल ऑफ हिज कंट्री यानी हमारे देश के जो लोग हैं शुड बी फ्री, कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए, एंड फियरलेस, और कैसे होना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए, उनके अंदर बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे देश के लोग हैं वो कैसे होने चाहिए? वो स्वतंत्र होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? निर्भीक होने चाहिए, निर्डर, निर्भय, यानी उनके अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे, दे शुड लिव विद डिग्निटी, और उनको रहना चाहिए किससे? वैभव के साथ रहना चाहिए उन्हें, यानी बहुत ही अच्छी तरह से रहना चाहिए। दे शुड गेट, उन्हें प्राप्त करनी चाहिए फ्री नॉलेज, यानी कि मुफ्त का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी कि हमारे देश के लोगों को जो ज्ञान मिले वो कैसे मिले? वो फ्री में मिलना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का मूल्य आजकल बहुत बढ़ चुका है। दे शुड नॉट बी डिवाइड, दे शुड नॉट बी, उन्हें नहीं बांटना चाहिए। ड्यू टू कास्ट, किसके आधार पर? जाति के कारण, क्रीड, मजहब के कारण, एंड लैंग्वेज, और भाषाओं के आधार पर। यानी कि व्यक्तियों को जाति, मजहब और भाषाओं के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। ठीक है। दे शुड बी ट्रुथफुल, उन्हें सच्चा होना चाहिए। दे शुड गेट कंप्लीटनेस, और उन्हें पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। दे शुड नॉट वी स्लेव ऑफ ओल्ड हैबिट्स, और उसे पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनका गुलाम नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड प्रोग्रेस, और उन्हें उन्नति करनी चाहिए इन थॉट, किसमें? विचारों में, एंड एक्शंस, और कार्यों में। यानी कि उनको विचारों और कार्यों में क्या है? उन्नति करनी चाहिए। सो इसीलिए द पोइट प्रेज टू गॉड, इसीलिए कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सरल सरल वाक्य है। एक दो बार वाक्यों को पढ़ लोगे, बहुत ही आसानी से प्रत्येक वर्ड का मीनिंग आपकी समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, राइट द डेफिनेशन। देखो ये भी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 4 का आता है, ये 7 का आता है। ठीक है। तो मैंने यही कहा था 10-11 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मात्र 10-15 मिनट में आप 10-11 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक परिभाषा लिखिए, एनी वन, किसी एक की लिखिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, जो आपको अलंकारों के नाम दिए हुए हैं उनमें से किसी एक की आपको क्या करना है? परिभाषा लिखनी है विद 2 एग्जाम्पल, और क्या है? 2 उसके उदाहरण भी दीजिए। तो बहुत ही आसानी से आपको एग्जाम में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे, और जिनमें से आपको केवल एक का ही लिखना है डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कंटिन्यूसली, यानी कि शुरू के 4 फिगर्स ऑफ स्पीच, उनके 3-3 एग्जाम्पल याद कर लोगे, तो बहुत ही आसानी से आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ठीक है। देखो अगर कहा जाए तो देखो शुरू में से ये आ गया आपका, शुरुआत से, स्टार्ट से ये आ गया, और बीच में से ये आ गया आपका, मिडिल में से, और लास्ट में से ये मान लीजिए। तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि यदि आपने शुरू के 4 भी याद कर लिए तो आपको 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमने देखो तीनों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि आपका समय कम से कम वेस्ट हो, और बाकी आपको और बाकी जो रह गया उसको देखना है तो हम आपको बता चुके हैं कि प्ले लिस्ट में जाके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी देखो हमने
अब आज इसमें आपका हमने पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया है और किसको किया है, ऑक्सीमोरन को। मेटाफर को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और आगे जब आएगा तो फिर हम पहले मेटाफर को करेंगे। इस तरह से आपके सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपका एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। वीडियो 2-3 बार देख लेना और आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन इसको बोलते हैं मानवीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानवीकरण अलंकार। और एग्जाम में क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी इसकी, कुछ नहीं डेफिनेशन आएगी और डेफिनेशन लिखनी है 2 एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और देखो हमने इसमें 3-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। रीजन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम पहले 2 ही बताते थे, तो अक्सर बच्चे हमारे पास आए ना लिख दिया, बोले कि सर एक एग्जाम्पल हम भूल गए। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि हमने इनको इतनी अच्छी तरह से याद कराया था और यहाँ पर कह रहे हैं कि सर हम एक भूल गए। इसीलिए अब हमने सोचा है कि हम आपको एक एग्जाम्पल फालतू कराएंगे, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि अगर आप एक भूल भी जाते हैं, यदि आप एक एग्जाम्पल भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से 2 एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार और डेफिनेशन क्या है, इन पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, द लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस होता है निर्जीव, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु कह सकते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं का या को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और किसको, यानी कि भावात्मक विचारों को, किसको, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को और भावात्मक विचारों को आर्ट थॉट माना जाता है। ऑफ एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में। हैविंग लाइफ, जिसके पास क्या हो, जीवन हो। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि निर्जीव जो वस्तु होती हैं उनको और भावात्मक किसको, विचारों को, भावात्मक आइडियाज यानी कि भावात्मक जो विचार होते हैं उनको क्या मान लिया जाता है, उनको एक सजीव जीवन की, सजीव व्यक्ति की तरह मान लिया जाता है। जैसे कि एक सजीव आदमी कार्य करता है, हाथ से पानी पिएगा, हाथ से लिखेगा, आंखों से देखेगा, तो एक सजीव व्यक्ति कर सकता है ये काम। लेकिन इसी सजीव के कार्यों को निर्जीव के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं उसको, मानवीकरण। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। लव इज ब्लाइंड, यानी कि लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड में से क्या होता है, अंधा। क्या होता है, ब्लाइंड में अंधा होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, प्यार अंधा है। क्या कहा इसने, प्यार अंधा है। तो देखो प्यार कोई व्यक्ति तो है नहीं, ना ही मेरे हिसाब से कोई जानवर हो सकता है या कोई पक्षी भी नहीं है प्यार। तो अंधा होगा या तो पक्षी हो जाएगा या कोई पशु होगा और या कोई मनुष्य होगा, यही अंधा हो सकता है क्योंकि इसी की आंखें हैं। और उसने क्या कहा, प्यार अंधा है। तो ये निर्जीव है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा भाव है। भाववाचक नाउन आपने पढ़े होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं। तो भाव है, तो भाव का अंधा हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होता है। क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा देखिए, एंजाइटी मिस होती है चिंता। क्या होती है, चिंता। इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। यानी चिंता कहाँ बैठी है, वो चेहरे पर बैठी है। चिंता कोई मक्खी है, कोई मच्छर है तो चेहरे पर बैठ जाएगा। अरे चिंता क्या है, एक विचार है आपका। क्या है, एक विचार है। और कैसा विचार, एब्स्ट्रैक्ट विचार, यानी कि भावात्मक विचार है। तो ये कहीं बैठ नहीं सकता है, लेकिन मान लिया कि बैठा है। और जब मान लिया जाता है तो क्या होता है, वो मानवीकरण होता है। क्या होता है, मानवीकरण। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर व्हाट बंस। अपॉर्चुनिटी होता है मौका या अवसर कह सकते हैं, मौका या अवसर। नॉक मिस खटखटाता है, एट द डोर दरवाजे को, बट वंस एक बार। यानी कि जो अवसर होते हैं या जो मौके होते हैं वो केवल दरवाजे को एक बार खटखटाते हैं। बताओ, मौका कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, क्या है, कोई पक्षी है, तो आपका दरवाजा खटखटा देगा। ये क्या है, ये भाववाचक विचार है। इस वजह से क्या होगा, क्या होगा, इसमें पर्सोनिफिकेशन होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान भी सकते हैं, बट आपको पहचानना नहीं है। एग्जाम में क्या करना है, एक डेफिनेशन लिखनी है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल भी हमने बहुत ईजी लिए हैं, 2 बार पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट देखते हैं इसको, ऑक्सीमोरन। क्या है, ऑक्सीमोरन। हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। यानी इसमें क्या होता है,
डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से ही एग्जाम्पल दिमाग में आ जाता है। देखिए आपके दिमाग में आ जाएगा, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि इस अलंकार में, इस अलंकार में क्या होता है, टू अपोजिट, यानी कि दो अपोजिट क्या होते हैं, उल्टे कह सकते हैं या भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के, विलोम जो इसको बोलते हैं हम अपोजिट बोलते हैं ना, यानी कि एक ठंडा एक गर्म अपोजिट वन हुआ, मीठा कड़वा अपोजिट वन हुआ। तो यानी दो अपोजिट विचार इसमें क्या होते हैं, क्वालिटीज गुण, यानी कि दो अपोजिट गुणों को एडेड जोड़ा जाता है टू द सेम थिंग, किसी एक समान वस्तु से या बात से, यानी कि इसमें दो अपोजिट किसको, गुणों को किसी एक जगह जोड़ के रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए लाइफ इज बिटर स्वीट, देखो जीवन क्या है, बिटर मिस होता है कड़वा और स्वीट मिस होता है मीठा। तो देखो ये दोनों अपोजिट हैं, कड़वा और मीठा दोनों अपोजिट है नहीं है, यानी कड़वा मीठा कहाँ आ गए, दोनों दोनों पास पास आ गए, इसमें क्या आ गए, यानी कि इसमें क्या है, दो अपोजिट वर्ड को दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, तो ओपन में से खुला हुआ, सीक्रेट में से रहस्य में हो गया, तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं आपके साथ में आ गए। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ है, कुछ भी नहीं है सब कुछ भी है। तो देखो नथिंग में से कुछ नहीं होता है, ऑल माने सब कुछ होता है। ठीक है, तो बात समझ चुके हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान भी सकते हैं। मैं ये कहूँ कि बात लिखने के लिए पहचान भी सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट पहले ऐसा क्वेश्चन आता था जिसमें आपको एग्जाम्पल दिए होते थे और कहा जाता था बताइए किसमें कौन सा अलंकार है। तो बड़ी दिक्कत होती स्टूडेंट के सामने, बट हम बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पहचान बताते थे, जिससे कि विद्यार्थी बहुत ही आसानी से उसको पहचान सकें। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखो हमने आपको पहले सेंट्रल आइडिया बताया और ये बता चुके हैं, जो बाकी के दो हैं आप उसको प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने दो को डिस्कस कर दिया है, एक को छोड़ दिया है, इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया था और आगे अगर किसी सेट में आएगा तो फिर डिस्कस कर देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, जो चीज़ समझाई जाती है उनको ध्यान से समझना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और ही विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।